ये विषय थोड़ा पेचीदा तो है। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा तो साफ किया है, लेकिन साथ ही आपसी सहयोग और तालमेल के लिए भी कई व्यवस्थाएं दी हैं। भारत एक संघीय संरचना वाला देश है और ये संबंध मुख्य रूप से 3 स्तरों पर हैं: विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि हमारी न्यायपालिका एकीकृत है। वो केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है। अच्छा। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि संविधान ने ये संतुलन कैसे बनाया है और समय के साथ इसमें क्या मोड़ आए हैं, क्या बदलाव हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विधायी संबंधों से। जी। संविधान का भाग 11 है ना, अनुच्छेद 245 से 255 तक, ये केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों के बारे में है। हाँ, भाग 11। इसके मोटे तौर पर 4 पहलू दिखते हैं: कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार, फिर विषयों का बंटवारा, फिर कुछ खास स्थितियों में राज्य सूची पर संसद का कानून बनाना, और चौथा, राज्य कानूनों पर केंद्र का नियंत्रण। बिल्कुल। तो पहले क्षेत्रीय विस्तार की बात करते हैं, अनुच्छेद 245। हाँ, अनुच्छेद 245 कहता है कि संसद पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल वो सिर्फ अपने राज्य के लिए। लेकिन इसमें एक पेच भी है, शायद पर्याप्त संबंध वाली बात। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर राज्य और कानून के विषय के बीच पर्याप्त संबंध यानी सफिशिएंट नेक्सस हो, तो राज्य का कानून राज्य के बाहर भी लागू हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है। और एक और अहम बात, केवल संसद ही अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। मतलब ऐसे कानून जो दुनिया में कहीं भी भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू हों। अच्छा, ये शक्ति राज्यों के पास नहीं है? नहीं, ये शक्ति राज्य विधानमंडलों को नहीं दी गई है। लेकिन संसद की इस शक्ति पर भी कुछ सीमाएं तो होंगी। निश्चित रूप से। कुछ खास इलाके हैं जहां संसद के कानून या तो सीधे लागू नहीं होते या फिर उनमें कुछ बदलाव करके लागू किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव और लद्दाख, इनके लिए नियम बना सकते हैं। और ये नियम संसद के कानून जितने ही प्रभावी होते हैं। अच्छा। इसी तरह राज्यपाल किसी अनुसूचित क्षेत्र में या असम के जनजातीय क्षेत्र यानी स्वायत्त जिले में संसद के कानून को लागू न करने या कुछ संशोधनों के साथ लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए? उनके जनजातीय क्षेत्रों के लिए यही शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, विधायी विषयों का बंटवारा, 7वीं अनुसूची। हाँ, 7वीं अनुसूची। ये केंद्र राज्य संबंधों की बुनियाद है एक तरह से। इसमें शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट या लिस्ट 1। इस पर तो सिर्फ संसद कानून बना सकती है। बिल्कुल, ये संसद का अनन्य अधिकार है। इसमें फिलहाल 98 विषय हैं। मूल संविधान में 97 थे। हाँ, और मुख्य विषय जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, जनगणना, ये सब। ठीक है। दूसरी सूची? दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट या लिस्ट 2। सामान्य परिस्थितियों में इस पर कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्य विधानमंडलों का है। इसमें विषय कम हुए हैं शायद। हाँ, इसमें अभी 59 विषय हैं। मूल रूप से 66 थे। मुख्य विषय हैं सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, जेल, स्थानीय शासन, मछली पालन, बाजार, इस तरह के। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ जी, लिस्ट 3। इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें अभी 52 विषय हैं। मूल रूप से 47 थे। इसमें कौन से मुख्य विषय आते हैं? इसमें आते हैं जैसे आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना वगैरह। और यहीं पर वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम 1976 का जिक्र जरूरी हो जाता है। उसने एक बड़ा बदलाव किया था। बिल्कुल सही। वो एक बहुत अहम संशोधन था। उसने राज्य सूची से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया था। हाँ, वो 5 विषय कौन से थे? ये अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये याद रखने लायक हैं। पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा बाट और माप, चौथा वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और 5वां न्याय प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर बाकी अदालतों का गठन और संगठन। शिक्षा, वन, बाट, माप, वन्य जीव संरक्षण और न्याय प्रशासन। ठीक है जी। फिर एक और बड़ा बदलाव आया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से, जिसने जीएसटी लागू किया। हाँ,
जीएसटी। इसने एक नया अनुच्छेद जोड़ा 246A। ये अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। मतलब ये एक तरह से समवर्ती शक्ति है। लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार वाले जीएसटी पर? हाँ, जो अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी लगता है, जिसे आईजीएसटी कहते हैं, उस पर कानून बनाने का विशेष अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ये अनुच्छेद 246A परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई विषय ऐसा हो जो इन तीनों सूचियों में से किसी में भी ना हो तो उन्हें कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडोरी पावर्स। अनुच्छेद 248 इसके बारे में है। हाँ। अनुच्छेद 248 के अनुसार इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। अच्छा, कनाडा मॉडल। जी, इसमें ऐसे कर लगाने की शक्ति भी शामिल है जो किसी सूची में नहीं है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में ये शक्तियां राज्यों को मिली हैं, लेकिन भारत में केंद्र को। ये तथ्य कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अनुच्छेद 248 अक्सर पूछा जाता है। और अगर टकराव हो जाए, मतलब संघ सूची और राज्य सूची के कानून में, तो संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है। मतलब संघ सूची का कानून राज्य या समवर्ती सूची पर भारी पड़ेगा और समवर्ती सूची का कानून राज्य सूची पर। और समवर्ती सूची पर अगर केंद्र और राज्य दोनों के कानून हो और उनमें विरोध हो, तो सामान्यतः केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। हाँ, इसका एक अपवाद है कि अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई हो तो वो उस राज्य में मान्य होगा, लेकिन संसद बाद में फिर कानून बनाकर उसे बदल सकती है। समझ गई। तो ये तो हुई सामान्य व्यवस्था, लेकिन क्या ऐसी खास परिस्थितियां भी हैं जब संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, मतलब राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जाकर? हाँ, संविधान में ऐसी 5 असाधारण परिस्थितियां बताई गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पहली, जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे। ये है अनुच्छेद 249। अगर राज्यसभा राष्ट्रीय हित में ऐसा जरूरी समझे और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो संसद कानून बना सकती है। हाँ, लेकिन ऐसा कानून सिर्फ 1 साल तक लागू रहता है। हाँ, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है बार बार। अच्छा। दूसरी स्थिति, दूसरी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। हाँ, अनुच्छेद 250। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरी है जब राज्य खुद अनुरोध करें। अनुच्छेद 252। अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल ऐसा चाहें और प्रस्ताव पारित करें कि संसद उनके लिए किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, कई हैं। जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये राज्यों के अनुरोध पर ही बना था। अच्छा, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए। अनुच्छेद 253। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते या करार को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। और पांचवा है राष्ट्रपति शासन के दौरान। अनुच्छेद 356। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को मिल जाती है। तो ये 5 स्थितियां हैं। राज्यसभा प्रस्ताव 249, राष्ट्रीय आपातकाल 250, राज्यों का अनुरोध 252, अंतर्राष्ट्रीय समझौते 253 और राष्ट्रपति शासन 356। इनको याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन 5 स्थितियों और संबंधित अनुच्छेदों को याद रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्या राज्य के कानून बनाने की शक्ति पर केंद्र का कोई सीधा नियंत्रण भी है? हाँ, कुछ नियंत्रण हैं। जैसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ये अनुच्छेद 200 और 201 में है। और राष्ट्रपति चाहे तो अनुमति ना दे? हाँ, राष्ट्रपति को उन पर वीटो का अधिकार है। फिर कुछ मामलों में, जैसे व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले विधेयक, उन्हें राज्य विधानमंडल में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। यह अनुच्छेद 304 में है। और वित्तीय आपातकाल में? हाँ, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के दौरान केंद्र निर्देश दे सकता है कि राज्य के सभी धन विधेयक या वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे जाएं। ठीक है, विधायी पहलू तो काफी विस्तृत हो गया। अब प्रशासनिक संबंधों की बात करते हैं। जी बिल्कुल। इनका जिक्र भी संविधान के उसी भाग 11 में है, अनुच्छेद 256 से 263 तक। हाँ,
क्या यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा विधायी शक्तियों जैसा ही है? मोटे तौर पर हाँ। केंद्र की कार्यकारी शक्ति यानी काम करने की शक्ति उन विषयों पर है जिन पर संसद कानून बना सकती है, संघ सूची, और संधियों या समझौतों से मिले अधिकारों पर। यह पूरे भारत में लागू होती है। और राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्य सूची के विषयों तक सीमित है और उसके अपने राज्य क्षेत्र में ही लागू होती है। और समवर्ती सूची के विषयों पर? समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यकारी शक्ति सामान्यतः राज्यों के पास ही रहती है, जब तक कि संविधान या संसद का कोई कानून खास तौर पर यह शक्ति केंद्र को ना दे। इसमें राज्यों और केंद्र के कुछ आपसी दायित्व भी तय किए गए हैं? बिल्कुल। 2 अनुच्छेद यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, 256 और 257। क्या कहते हैं? अनुच्छेद 256 कहता है कि हर राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस तरह करेगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित हो। अच्छा। और अनुच्छेद 257 कहता है कि राज्य केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा नहीं डालेगा। इन दोनों मामलों में केंद्र राज्यों को जरूरी निर्देश दे सकता है। और अगर राज्य इन निर्देशों को ना माने तो यहीं पर अनुच्छेद 365 का महत्व सामने आता है। अनुच्छेद 365। हाँ, अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए इन संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यानी वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 365 और 356 का यह संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, क्या केंद्र और राज्य एक दूसरे को अपने काम सौंप भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसे कार्यों का आपसी प्रत्यायोजन या लेन देन कह सकते हैं। राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कुछ कार्यकारी कार्य उसे सौंप सकते हैं। और राज्यपाल? इसी तरह राज्यपाल केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के कार्यकारी कार्य केंद्र को सौंप सकते हैं। ये आपसी सहमति वाला प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था। ये संशोधन वर्ष 1956 याद रखने योग्य है। और क्या बिना सहमति के भी सौंपा जा सकता है? हाँ, संसद कानून बनाकर संघ सूची से जुड़े काम या शक्तियां राज्यों को सौंप सकती है। इसके लिए राज्य की सहमति जरूरी नहीं है। ठीक है। आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं संविधान में? कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे संसद अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए कानून बना सकती है और उसके लिए न्यायाधिकरण बना सकती है। और वो अंतर्राज्यीय परिषद? हाँ, अनुच्छेद 263 ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्यों के बीच और केंद्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, विवादों की जांच करना और सलाह देना। ऐसी परिषद का गठन 1990 में किया गया था। तो अनुच्छेद 263 और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बिल्कुल। अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका भी तो केंद्र राज्य संबंधों में अहम मानी जाती है। IAS, IPS। निश्चित रूप से। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFOS। IFOS को 1986 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। अच्छा, 1966 में? हाँ, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इनकी भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं। मतलब डुअल कंट्रोल। हाँ, एक तरह से संयुक्त नियंत्रण होता है। अंतिम नियंत्रण केंद्र का होता है, लेकिन तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का। और नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो तो उसकी शक्ति अनुच्छेद 112 के तहत राज्यसभा को दी गई है। अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। ये राज्यसभा की एक विशेष शक्ति है। IFOS का गठन वर्ष 1966 और अनुच्छेद 312 दोनों ध्यान देने योग्य हैं। ठीक है। लोक सेवा आयोगों के बारे में क्या? वहां भी एक संतुलन दिखता है। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अच्छा। और अगर 2 या ज्यादा राज्य चाहें तो उनके अनुरोध पर संसद उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग JSPSC बना सकती है। उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और हमारी न्यायपालिका तो एकीकृत है ही। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारी एकीकृत न्यायपालिका केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों को लागू करती है। सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पर है और हाई कोर्ट उसके अधीन है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से।
उनका तबादला या उन्हें पद से हटाना ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और संसद चाहे तो 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। बिल्कुल, जैसे पंजाब और हरियाणा का साझा हाईकोर्ट है या महाराष्ट्र और गोवा का। ठीक है। आपातकाल के दौरान प्रशासनिक संबंधों पर क्या असर पड़ता है, ये आपने थोड़ा बताया था। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय केंद्र की कार्यकारी शक्ति का विस्तार हो जाता है और वो किसी भी मामले पर राज्यों को निर्देश दे सकता है। राज्य पूरी तरह केंद्र के कार्यकारी नियंत्रण में आ जाते हैं। और राष्ट्रपति शासन में? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में तो राज्य की पूरी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं और वो इन्हें राज्यपाल या किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से प्रयोग करते हैं। और वित्तीय आपातकाल में? वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के निर्देश। इनके अलावा भी कुछ और प्रावधान है शायद? हाँ, जैसे अनुच्छेद 355 है। ये केंद्र पर 3 कर्तव्य डालता है: हर राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना, और ये सुनिश्चित करना कि हर राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा है। राज्यपाल की भूमिका भी है? बिल्कुल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। और राज्य चुनाव आयुक्त? उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, पर उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक वैसे ही जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो ये कुछ और पहलू हैं जो प्रशासनिक संबंधों को जटिल और महत्वपूर्ण बनाते हैं। चलिए, अब उस क्षेत्र पर आते हैं जिसे शायद सबसे पेचीदा माना जाता है, वित्तीय संबंध। हाँ, फाइनेंशियल रिलेशंस। इनका वर्णन संविधान के भाग 12 में है, अनुच्छेद 268 से 293 तक। जी, भाग 12 ये वाकई जटिल है और अक्सर विवाद का कारण भी बनता है। यहाँ भी शक्तियों का बंटवारा है, खासकर कर लगाने की शक्तियों का। कैसे? देखिए, संघ सूची में करीब 13 ऐसे विषय हैं जिन पर सिर्फ संसद कर लगा सकती है, जैसे आयकर, कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, निगम कर वगैरह। और राज्य सूची में? राज्य सूची में करीब 18 विषय हैं जिन पर सिर्फ राज्य विधानमंडल कर लगा सकता है, जैसे कृषि आय पर कर, भूमि और भवनों पर कर, शराब पर उत्पाद शुल्क, पेट्रोल डीजल पर बिक्री कर, ये सब। समवर्ती सूची में कोई टैक्स नहीं है? सामान्यतः कोई कर प्रविष्टि नहीं है। इसका अपवाद है जीएसटी, जिस पर अनुच्छेद 246A के तहत दोनों को शक्ति है। और अवशिष्ट शक्तियां टैक्स के मामले में? वो संसद के पास हैं। यानी अगर कोई ऐसा कर है जो किसी सूची में नहीं है तो उसे लगाने का अधिकार संसद को है, जैसे पहले उपहार कर या गिफ्ट टैक्स या संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स थे। राज्यों की कर शक्तियों पर कुछ रोक भी हैं? हाँ, कई रोक हैं। एक महत्वपूर्ण रोक अनुच्छेद 286 में है। इसके तहत राज्य के बाहर होने वाली वस्तुओं की बिक्री या आपूर्ति पर या देश में आयात या निर्यात होने वाली वस्तुओं पर कर नहीं लगा सकते। ये सुनिश्चित करता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार में बाधा न आए। ठीक है। अब ये जो कर वसूले जाते हैं, इनका बंटवारा कैसे होता है? सुना है इसमें समय के साथ बड़े बदलाव हुए हैं। बिल्कुल, पहले व्यवस्था थोड़ी अलग थी। एक बड़ा बदलाव आया 80वें संशोधन अधिनियम 2000 से। ये 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित था। इसने क्या बदला? इसने व्यवस्था की कि केंद्र द्वारा वसूले जाने वाले लगभग सभी करों की कुलाई का एक निश्चित हिस्सा राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। तब ये हिस्सा 29% तय किया गया था। ये 1 अप्रैल 1996 से प्रभावी हुआ। ये 80वां संशोधन वर्ष 2000 और इसका प्रभावी वर्ष 1996 याद रखने लायक है। फिर आया 101वां संशोधन अधिनियम 2016, जिसने जीएसटी लागू किया। इसने तो पूरी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को ही बदल दिया। हाँ, इसने कई टैक्स खत्म कर दिए। बिल्कुल, कई केंद्रीय और राज्य अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो गए। इसने करों के बंटवारे की व्यवस्था को भी काफी बदला। इसने अनुच्छेद 268A, जो सेवा कर से संबंधित था, उसे भी हटा दिया। तो 101वां संशोधन वर्ष 2016 और जीएसटी का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के समय में, मतलब जीएसटी आने के बाद, कर राजस्व के बंटवारे की मुख्य व्यवस्था क्या है? थोड़ा संक्षेप में बता सकते? अच्छा, तो ज्यादातर टैक्स इसी पूल में आते हैं। हाँ, आयकर, निगम कर, जीएसटी के बाद भी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कुछ मदों पर वगैरह। और क्या है? फिर है अनुच्छेद 271। इसके तहत संसद अनुच्छेद 269 और 270 में बताए गए कुछ करों और शुल्कों पर अधिभार यानी सरचार्ज लगा सकती है। इसकी पूरी आय सिर्फ केंद्र को मिलती है, उसे राज्यों से साझा नहीं किया जाता। अच्छा, सरचार्ज सिर्फ केंद्र का। हाँ, लेकिन ये जीएसटी पर लागू नहीं होता। और आखिर में राज्य सूची के जो 18 कर हैं,
वो पूरी तरह राज्यों के होते हैं, वो उन्हें लगाते हैं, वसूलते हैं और रखते हैं, जैसे शराब पर उत्पाद शुल्क, पेट्रोल डीजल पर वैट या बिक्री कर। तो ये अनुच्छेद 268, 269, 269A, 270, 271 और उनका मूल सिद्धांत समझना जरूरी है। बिल्कुल। करों के अलावा राज्यों को केंद्र से और कैसे वित्तीय सहायता मिलती है, अनुदान वगैरह? हाँ, संविधान में राज्यों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड का भी प्रावधान है। मुख्य रूप से 2 तरह के अनुदान महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए अलग-अलग अनुच्छेद हैं। कौन से? पहला है सांविधिक अनुदान, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ये अनुच्छेद 275 के तहत दिए जाते हैं। ये संसद द्वारा उन राज्यों को दिए जाते हैं जिन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, खासकर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए। ये वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। और दूसरा है विवेकाधीन अनुदान, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। ये अनुच्छेद 282 के तहत आते हैं। केंद्र या राज्य सरकारें किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ये अनुदान दे सकती हैं, भले ही वो विषय उनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत ना आता हो। योजना आयोग के समय में इन अनुदानों का बहुत इस्तेमाल होता था राज्यों को योजनाओं के लिए पैसा देने में। अच्छा, तो ये दोनों अनुच्छेद 275 सांविधिक और 282 विवेकाधीन और अनुदानों का प्रकार महत्वपूर्ण है। जी। जीएसटी परिषद और वित्त आयोग की भूमिका भी यहाँ काफी अहम लगती है। जीएसटी परिषद तो 101वें संशोधन से ही बनी है, अनुच्छेद 279A के तहत। ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ये जीएसटी की दरों, नियमों, छूटों आदि पर सिफारिशें करती है। अनुच्छेद 279A और जीएसटी परिषद का गठन महत्वपूर्ण है। और वित्त आयोग? वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल पर या जरूरत पड़ने पर पहले भी इसका गठन करते हैं। ये एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करना। ये पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य की संचित निधि को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी सिफारिश करता है। इसे राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म कहा जाता है। अनुच्छेद 280 गठनकर्ता, राष्ट्रपति और इसके मुख्य कार्य, ये सब याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, क्या केंद्र और राज्य एक दूसरे की संपत्ति पर कर लगा सकते हैं? सामान्यतः नहीं। इसे पारस्परिक कर उन्मुक्ति, म्यूचुअल टैक्स इम्यूनिटी कहते हैं। केंद्र की संपत्ति को राज्य के सभी करों से छूट प्राप्त है। और राज्य की संपत्ति को? उसी तरह राज्य की संपत्ति और आय को केंद्र के करों से छूट प्राप्त है। लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर राज्य या उसके द्वारा अधिकृत कोई संस्था कोई व्यापार या व्यवसाय करती है जो सामान्य सरकारी कार्यों से अलग है, तो संसद उस व्यापार से होने वाली आय पर कर लगा सकती है। अच्छा। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने 1963 के एक मामले में इन रे सी कस्टम्स एक्ट ये भी स्पष्ट किया था कि राज्यों को या उनकी संस्थाओं को सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी या केंद्रीय उत्पादक शुल्क, एक्साइज ड्यूटी से छूट नहीं है। तो ये सिद्धांत और इन रे सी कस्टम्स एक्ट 1963 का संदर्भ ध्यान में रखना चाहिए। काफी बारीकियां हैं इसमें। संविधान लागू होने के बाद से इन संबंधों में काफी उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं, खासकर 1967 के बाद, है ना, जब कई राज्यों में केंद्र से अलग दलों की सरकारें बनी। हाँ, बिल्कुल। 1967 एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के कई मुद्दे उभरकर सामने आए। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति और उनकी भूमिका पर सवाल उठे। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के कथित दुरुपयोग के आरोप लगे। वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में भेदभाव की शिकायतें आईं। अखिल भारतीय सेवाओं के प्रबंधन को लेकर मतभेद हुए। केंद्र की जांच एजेंसियों के राज्यों में काम करने को लेकर विवाद हुए। कई मुद्दे थे। और इन मुद्दों को सुलझाने या कम करने के लिए समय समय पर कई आयोग और समितियां भी बनी। जी हाँ, इन आयोगों और समितियों की सिफारिशें भी अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो कुछ प्रमुख आयोगों और उनकी मुख्य सिफारिशों पर एक नजर डाल लेते हैं। जरूर। सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग था, ARC, 1966-69 में। उसने केंद्र राज्य संबंधों पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी। उसकी मुख्य बातें? उसने अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्य परिषद बनाने की सिफारिश की, राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सलाह लेने को कहा, शक्तियों के ज्यादा विकेंद्रीकरण की बात की और राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन देने की भी सिफारिश की। फिर तमिलनाडु सरकार ने एक समिति बनाई थी, राजमन्नार समिति। हाँ, 1969 में। राजमन्नार समिति 1969-71।
इसने तो काफी क्रांतिकारी सुझाव दिए थे। इसने अंतर्राज्य परिषद, स्थायी वित्त आयोग बनाने के अलावा अनुच्छेद 356, 357 और 365 को पूरी तरह हटाने की सिफारिश कर दी थी। और इसने कहा कि अविशिष्ट शक्तियां राज्यों को दे दी जाएं और अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस समाप्त कर दी जाएं। लेकिन केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। इसके बाद सरकारी आयोग आया, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, सरकारी आयोग 1983-98 न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में इसने बहुत व्यापक अध्ययन किया और 247 सिफारिशें दी। इसने क्या कहा? क्या इसने भी राज्यों को ज्यादा शक्तियां देने की बात की? इसने मौजूदा संवैधानिक ढांचे में बड़े बदलाव का समर्थन नहीं किया। इसने कहा कि मजबूत केंद्र देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, लेकिन इसने ये भी जोर दिया कि शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण ठीक नहीं है। इसने सहकारी संघवाद पर बल दिया। इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें? सबसे अहम सिफारिश थी अनुच्छेद 363 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्य परिषद की स्थापना, जिसे आखिरकार 1990 में लागू किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुच्छेद 356 पर? इसने कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत ही संयम से, अंतिम विकल्प के रूप में और पूरी तरह सोच समझकर सभी विकल्पों को आजमाने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसने अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत करने की बात की। राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में भी दिशा निर्देश दिए। निगम कर को राज्यों के साथ साझा करने का सुझाव दिया। सरकारी आयोग 1983-88 और अंतर्राज्य परिषद का गठन 1990 ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद पुंछी आयोग? हाँ, 2007 में यूपीए सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया। इसने 2010 में अपनी रिपोर्ट दी। इसने किस पर जोर दिया? इसने भी सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बहुत जोर दिया। इसने 310 से ज्यादा सिफारिशें दी। कुछ खास सिफारिशें? इसने राज्यपालों के चयन के लिए एक समिति बनाने, उनके कार्यकाल को निश्चित करने और उन्हें हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया। अनुच्छेद 356 के संबंध में इसने एसआर बोम्बई मामला 1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को संवैधानिक रूप देने की सिफारिश की। इसने स्थानीय आपातकाल जैसा एक विचार भी दिया। अंतर्राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को और मजबूत बनाने, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने और अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्य के लिए एक आयोग अनुच्छेद 307 के तहत बनाने का भी सुझाव दिया। पुंछी आयोग 2007-10 और सहकारी संघवाद का विचार महत्वपूर्ण है। तो ये थी केंद्र राज्य संबंधों पर हमारी आज की गहरी पड़ताल। हमने संवैधानिक प्रावधान देखे, खासकर भाग XI और X12, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 245 से 263, 268 से 293, 312, 356, 365, 7वीं अनुसूची की तीनों सूचियां, 42वां और 101वां जैसे बड़े संशोधन और सरकारिया और पुंछी जैसे प्रमुख आयोग और उनके सुझाव। इन सब पर हमने बात की। जी, ये तो साफ है कि ये संबंध स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार विकसित होते रहते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है। देश की राजनीति, अदालती व्याख्याएं और समय की बदलती जरूरतें, ये सब इन संबंधों को लगातार प्रभावित करते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे संविधान बनाने वालों ने एक मजबूत केंद्र और राज्यों की स्वायत्तता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की थी। हाँ। और ये संतुलन समय की कसौटी पर लगातार परखा जाता रहा है। जैसा कि पुंछी आयोग ने भी कहा और सरकारिया आयोग ने भी इशारा किया था, सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्यों का कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शायद यही भविष्य में भारत की एकता, अखंडता और विकास को बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। और श्रोताओं के लिए जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्या सहकारी संघवाद का ये जो सिद्धांत है, ये आज के बदलते और कभी-कभी टकराव वाले राजनीतिक माहौल में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन और तालमेल की जो जटिल चुनौतियां हैं, उनका वाकई कोई स्थायी समाधान दे सकता है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।